देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना लिए मुकेश ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस के लिए जाते हुए पुलिस वालों की लाश देखकर हेल्पलाइन नंबर पर इत्तला करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस के संपर्क में आना उसके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। पुलिस ने दिन भर उससे पूछताछ के लिए साथ रखा और दोबारा मुकेश जब घर जा रहा होता है तो एक बखेड़े में फंस जाता है। कोई पुलिस वाला उससे मदद मांगता हुआ उसके स्कूटर के पीछे बैठ जाता है, लेकिन अचानक स्कूटर चलाते हुए उसने रियर व्यू में देखा कि पीछे बैठे पुलिसकर्मी का सर धड़ से अलग है। मुकेश अपने स्कूटर पर बिना सर वाले पुलिस को बिठाए हुए अंधाधुंध ड्राइव किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश सुनसान सड़क पे यमराज को पीछे बिठाए भाग रहा हो। यह खौफनाक मंजर देख लगा कि मुकेश की सांसें भी वहीं सदमे से थम जाएंगी। और वाकई में उसकी सांस अटक गई थी। ये देखकर डर से उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो न तो स्कूटर रोक पा रहा था और न पीछे बैठे पुलिसकर्मी को नीचे गिरा पा रहा था। ऐसी स्थिति में शायद किसी भी इंसान का विवेक काम करना बंद कर देगा, और वही मुकेश के साथ हो रहा था। मुकेश अपने नसीब को कोसते हुए स्कूटर भगाता रहता है। क्या करूं हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मन में खुद से ये सब कहता हुआ मुकेश आखिर कुछ दूर जाने के बाद हिम्मत करके स्कूटर की स्पीड कम करता है और फिर ब्रेक लगाता है। स्कूटर दाहिनी तरफ झुकाकर धीरे से एक दो बार स्कूटर को झटका देता है। वो पीछे पड़ी लाश से छुटकारा पाना चाह रहा था। ये सब करते हुए मुकेश ने डर से अपनी आंखें बंद ही रखी हुई थी, और तभी पीछे बैठा लाश धड़ाम से नीचे सड़क पर गिरता है। लाश के गिरने के बाद मुकेश धीरे से अपनी आंख खोलकर पीछे पलटकर पुलिस वाले का धड़ देखता है। उसे देख मुकेश परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है और खुद से कहता है, अगर इस बार पुलिस को फोन किया तो वो पक्का मुझे अंदर कर देंगे। लेकिन ये क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पहले कि कोई मुझे यहां देख ले, मुझे निकलना चाहिए। मुकेश जल्दी से स्कूटर स्टार्ट करता है और वापस भागना शुरू करता है। दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्कूटर की हेडलाइट स्पीड में सड़क पर दौड़ रही है। इतनी स्पीड में तो शायद पिज्जा डिलीवरी बॉय भी नहीं भागता होगा। आखिर बात यहां गर्म पिज्जा की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की थी। खैर, मुकेश हाँपते हुए घर पहुंचकर स्कूटर पार करता है और तभी देखता है कि उसके स्कूटर के बैक सीट पर खून के छींटे लगे हुए हैं। खून का रंग देखते ही उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो फौरन अपना स्पोर्ट्स जैकेट उतार कर देखता है। उसके जैकेट के पिछले हिस्से में भी खून लगा हुआ था। वो डर के मारे जल्दी से जैकेट अपने बैग में रखता है और एक पुराना कपड़ा लेकर स्कूटर की सीट को पोंछने लगता है। इसी बीच 40 साल का एक शख्स कुर्ता पैजामा पहने हुए घर का दरवाजा खोलता है। उसका नाम सुरेश है और वो मुकेश का बड़ा भाई है। सुरेश अपनी पत्नी कविता और भाई मुकेश के साथ रहता है। सुरेश अपने भाई की दुर्दशा देख थोड़ा हैरान होता है, लेकिन गुस्से में उसे फटकारता है, सुबह का निकला हुआ अभी घर आ रहा है? ये कोई होटल या लॉज नहीं है। मुकेश इस हालत में नहीं कि उनकी बातों पर ध्यान दे और बिना जवाब दिए सीधा घर के अंदर चला जाता है और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगता है। मुकेश उनसे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। ये उसकी उदंडता नहीं बल्कि विवशता थी। उसके भाई को गुस्से में देख उसकी भाभी कविता भी वहां आती है और सुरेश को इशारे से शांत रहने के लिए कहती है। वो जरूरत से ज्यादा मीठी आवाज में मुकेश से पूछती है, दिन भर बाहर था, भूख नहीं लगी तुझे? एक फोन तो कर देता। तुम्हारे भैया और मैं कितने परेशान थे, थोड़ा तो जिम्मेदार बनो। मुकेश बिना देखे कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूं। ये कहकर सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं उसके भैया भाभी को उसका यह बर्ताव देख के कुछ ठीक नहीं लगता है। उन्हें आभास हो जाता है कि कोई बात है जिससे मुकेश परेशान है। उसका भाई सुरेश क्रिकेट टीम में सिलेक्शन को लेकर सोच रहा था, लेकिन उसकी भाभी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वो थोड़ी चिड़ी हुई शक्ल बनाकर अपने पति से कहती है, ये किसी दिन कोई बड़ा कांड करेगा, देख लेना। सुरेश उसकी बातों से काफी प्रभावित नजर आता है। वो खामोश खड़ा अपने भाई के कमरे की तरफ देखता रहता है। वो अपनी रोजमर्रा की बातों को लेकर परेशान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज मुकेश ने पूरा दिन किन मुसीबतों का सामना किया है, किस तरह उसका आज का सारा दिन पुलिस और लाशों के बीच गुजरा है। मुकेश अपने कमरे में आते ही बैग खोलकर अपना जैकेट निकालता है और उस पर लगे खून के छींटे देखकर सोचता है, इस जैकेट और बैग को जलाकर फेंकना ठीक रहेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि पीछे बैठे पुलिस वाले का सर अचानक उसके धड़ से अलग हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आता तो जैकेट को वापस उसी बैग में रखकर बंद कर देता है। मुकेश पानी पीकर बिस्तर पर लेटता है और सोने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से वो भयानक दृश्य नहीं जा रहा है। बार बार उसे कमरे के अंदर भी पुलिस वाले का कटा हुआ सर नजर आ रहा है।
वो उठकर अपना सर पकड़ लेता है और डर से बैठ जाता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। वो पलटकर बिस्तर पर रखे फोन की तरफ देखता है। फोन उसके गर्लफ्रेंड मिताली का है। एक पल के लिए वो फोन उठाने में हिचकिचाता है, लेकिन अंततः फोन उठा ही लेता है और धीरे से कहता है, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ मिताली आगे कुछ सुने बिना ही उस पर बरस पड़ती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है? बहुत हीरो समझते हो खुद को? अगर बात नहीं करनी है तो बता दो। मुकेश परेशान उसे समझाने की कोशिश करता हुआ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है मिताली। ऐसी बात नहीं है तो सारा दिन कहां गायब थे? मैंने कितनी बार मैसेज किया, कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुमने एक बार रिप्लाई तक करना जरूरी नहीं समझा। तुम में और दूसरे लड़कों में कोई फर्क नहीं है। तुम लड़कों की जात ही कुछ ऐसी होती है। लड़की ने हाँ कर दिया मतलब वो तो दासी हो गई अपनी। मिताली मुकेश को कुछ कहने का मौका दिए बगैर एक सांस में सब कह जाती है। मुकेश अभी भी घबराया हुआ है और उसे डरी हुई आवाज में कहता है, मिताली मैं बहुत परेशान हूं, बस ये समझ लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। ये सुनते ही एक पल में मिताली का गुस्सा चिंता में बदल जाता है और वो मुकेश से झूठे गुस्से में कहती है, शट अप, कुछ भी बकवास मत करो। ऐसा क्या हुआ? मिताली, आज जब सुबह मैं, इससे पहले कि मुकेश अपनी बात पूरी कर पाता, मिताली फिर उसकी बात काटते हुए उससे शिकायत करने लग जाती है। अगर ऐसी बात थी तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अगर तुम मेरी जरा भी केयर करते तो मुझे जरूर बताते। मिताली, मैं सिर्फ तुम्हें ही यह बात बता रहा हूं। दिन भर इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बताने की हालत में नहीं था और मैं अभी घर आया हूं और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या तुम मुझसे सुबह मिल सकती हो? मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। मुकेश प्यार से समझाते हुए मिताली से कहता है। मिताली कुछ सोचने के बाद कहती है, हाँ ठीक है, सुबह मिलती हूं, और एक सर दर्द की गोली ले लो, आराम से सो पाओगे। ले लूंगा, मुकेश उससे कहता है। मिताली का गुस्सा अब शांत हो गया और वो बड़े प्यार से उससे कहती है, गुड नाइट, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम क्रिकेट टीम में जरूर सिलेक्ट होगे। ये सुनकर तो मानो जैसे मुकेश के दिन भर की सारी परेशानी दूर हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो भी प्यार से जवाब में कहता है, थैंक यू, गुड नाइट। बात खत्म करने के बाद मुकेश फोन रखता है और वापस गहरी सोच में डूब जाता है। वो खुद से बातें करते हुए कहता है, जैकेट और बैग दोनों सुबह होने से पहले ही जला देता हूं। पुलिस को जरा भी शक हुआ तो वो कभी भी टपक सकती है। उन्होंने सारा डिटेल भी नोट कर लिया है। इसी सोच में वो वापस उठकर मेज के ड्रॉर से सिरदर्द की एक गोली निकालकर खाता है, फिर दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे तक आता है। बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन फिर भी दरवाजे से आवाज आ ही जाती है। आवाज सुनकर वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन बड़ी सतर्कता से नजर घुमाकर बाहर चारों तरफ देखता है। वो इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि कहीं उसके भैया भाभी जगह तो नहीं है। उसे आसपास कोई नजर नहीं आता है। वहीं रात के सन्नाटे में देखते हैं पुलिसकर्मी का कटा हुआ सर रोड पर पड़ा हुआ है। वो काली बिल्ली चमकीली आंखों से उस पड़े हुए सर को घूर रही है। आसपास अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। देर रात के कारण शायद किसी ने उस सर को अभी तक देखा नहीं हो, और अगर देखा भी हो तो वहां से भागना ही बेहतर समझा होगा। दूसरी तरफ मुकेश सावधानी से अपना बैग लेकर किचन की तरफ आता है और वहां केरोसिन का डब्बा ढूंढना शुरू करता है। काफी तलाशने के बाद भी उसे केरोसिन घर में नहीं मिलता। आज के आधुनिक युग में अधिकांश घरों में गैस पे खाना बनने लगा है, इसलिए केरोसिन का हर घर में पाया जाना मुश्किल सा हो गया है। केरोसिन तो कहीं नजर नहीं आ रहा, और कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये सोचता हुआ मुकेश किचन से बाहर चला जाता है। दबे पांव चलते हुए घर के मेन दरवाजे के पास आता है। भैया भाभी के कमरे की तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता है। मुकेश धीरे धीरे घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और जल्दी से अपने स्कूटर के पास जाता है। स्कूटर के तेल की टंकी को खोलकर एक पाइप अंदर डालता है। पाइप को मुंह में लेकर अंदर की तरफ सांस खींचता है। तेल जैसे ही टंकी से पाइप के जरिए बाहर आने लगता, मुकेश पाइप को एक बोतल में डाल देता है। कुछ ही देर में बोतल पेट्रोल से भर जाता है। उसके बाद मुकेश अपना बैग लेकर घर से थोड़ी दूर जाता है। वो जगह भी थोड़ी सुनसान ही थी। वहां कचरे का ढेर पड़ा हुआ होता है और कुछ कुत्ते उसे देख भौंकने लगते हैं। मुकेश उनकी आवाज से डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं कोई जग न जाए। मुकेश जल्दी से बैग नीचे रखता है, अपना जैकेट निकालता है और उस पर पेट्रोल उड़ेल देता है। थोड़ा पेट्रोल बैग के अंदर भी डाल देता है और फिर माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक देता है। जैकेट और बैग दोनों फौरन आग पकड़ लेते हैं और दोनों धू धू करके जलने लगते हैं।
मुकेश वहां खड़ा आग की लपटों को देखता रहता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि उसे वापस अपने कमरे में अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी रात गए अगर उसे कोई यहाँ देखेगा तो बात बिगड़ सकती है। मुकेश घर जाने के लिए जैसे ही पीछे पलटता है, उसे लगता है कि कोई बड़ी तेजी से एक दीवार के पीछे छुप गया हो। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? क्या कोई है जो उस पर नजर रख रहा है? इतनी रात को कौन हो सकता है यहाँ? मुकेश के मन में ऐसे हजारों सवालों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। वो डरते हुए उस दीवार की तरफ कदम बढ़ाता है और उधर चलने लगता है। आखिर में डरते हुए वहां पहुंचकर दीवार के दूसरी तरफ देखता है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आता है। शायद ये मेरे मन का वहम है। यही सोचकर वो वापस पलटकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर के अंदर आते ही देखता है कि उसकी भाभी सामने हॉल में खड़ी है और उसे शक की निगाहों से घूर रही है। कविता को देखते ही मुकेश घबरा जाता है और कांपते हुए उससे कहता है, अरे भाभी, आप अभी तक सोई नहीं हैं? लेकिन कविता गंभीर आवाज में उससे पूछ बैठती है, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। दिन भर घर में बाहर रहने के बाद फिर भी इतनी रात को वापस क्या करने गए थे, वो भी आधी रात को? मुकेश को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन फिर भी बहाना बनाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ घुटन सी हो रही थी अंदर। अब नींद आने लगी तो अंदर आ गया हूं। चलिए आप भी सो जाइए। ये कहते हुए मुकेश अपने कमरे की तरफ चल देता है। लेकिन कविता का शक और भी गहरा गया था। वो घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर जल रही आग की तरफ देखती है और खुद से कहती है, कुछ तो कांड किया है इसने। क्या उसकी भाभी को मुकेश का राज पता चल जाएगा? और क्या राज पता लगने के बाद वो मुकेश की बात पर विश्वास करेगी, या मुकेश पर वापस कोई नया वज्र गिरने वाला है? ऐसे और भी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रोड नंबर 12 सिर्फ प्रतिलिपि ऐप पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।